इटली के प्रसिद्ध विचारक एंटोनियो ग्रैम्सी ने कहा था कि असली प्रभुत्व केवल बल से नहीं चलता, बल्कि तब स्थापित होता है जब लोग आपकी व्यवस्था को स्वाभाविक और वैध मानने लगते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने लंबे समय तक अमेरिकी हेजेमनी का दौर देखा। डॉलर वैश्विक मुद्रा बना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत हुई, वैश्विक व्यापार के नियम बने और अमेरिका इस व्यवस्था का सबसे प्रभावशाली केंद्र बन गया। लेकिन आज दुनिया बदल रही है। कई देश मानते हैं कि वैश्विक व्यवस्था अब अधिक बहुध्रुवीय हो चुकी है और इसी संदर्भ में हाल के दिनों में एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, हेजेमनी। दोस्तों, यह शब्द चर्चा में तब आया जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया की यात्रा के दौरान कहा कि चीन और उत्तर कोरिया मिलकर वर्चस्ववाद यानी हेजेमनी का विरोध करेंगे। तो अब सवाल है कि क्या यह केवल एक कूटनीतिक बयान है या फिर दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन का संकेत। और इसे समझने के लिए हमें प्योंगयांग चलना होगा, जहां 7 साल बाद शी जिनपिंग और किम जोंग उन आमने सामने बैठे हैं। दुनिया की राजनीति में कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वे संदेश होती हैं और शी जिनपिंग की यह यात्रा भी ऐसी ही एक तस्वीर है। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछा है, 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। किम जोंग उन स्वयं स्वागत के लिए मौजूद हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना महत्वपूर्ण दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह होता है जो दिखाई नहीं देता है। और इसलिए सवाल ये नहीं है कि शी जिनपिंग उत्तर कोरिया क्यों गए, सवाल ये है कि वे अभी क्यों गए। और इस प्रश्न का उत्तर हमें पिछले कुछ वर्ष की घटनाओं में मिलता है। दोस्तों, 2019 और 2026 की दुनिया में बहुत अंतर है। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी है। रूस और उत्तर कोरिया के संबंध पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। सैन्य सहयोग, रणनीतिक संवाद और उच्च स्तरीय यात्राओं ने दोनों देशों को और करीब ला दिया है। और अब चीन की स्थिति समझिए। दुनिया उत्तर कोरिया को चीन का सबसे करीबी सहयोगी मानती है, लेकिन चीन नहीं चाहेगा कि उसका यह पारंपरिक साझेदार पूरी तरह रूस के प्रभाव क्षेत्र में चला जाए। यानी यह यात्रा केवल मित्रता दिखाने के लिए नहीं है, यह प्रभाव बनाए रखने की यात्रा भी है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नियम हमेशा याद रखिए, देश स्थायी मित्र नहीं बनाते, वे स्थायी हित बनाते हैं और चीन का हित साफ है। उत्तर कोरिया उसके लिए केवल एक पड़ोसी देश नहीं है, वह चीन और अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के बीच मौजूद एक रणनीतिक बफर है। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिक हैं, जापान अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि कोरियाई प्रायद्वीप का शक्ति संतुलन उसके विरुद्ध जाए और यहीं पर एक ऐतिहासिक तत्व भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साल 1961 में चीन और उत्तर कोरिया के बीच एक मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि हुई थी और यह संधि आज भी दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। यानी दोनों देशों के संबंध केवल वर्तमान राजनीति पर आधारित नहीं है, उनकी जड़ें शीत युद्ध के दौर तक जाती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही रोचक है। इस बार किम जोंग उन वे पहले वाले किम नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक उत्तर कोरिया को एक अलग थलग देश के रूप में देखा जाता था और आज उसके पास अधिक विकसित परमाणु कार्यक्रम है, रूस के साथ गहरे संबंध हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक दिखाई देता है। यानी इस बार बातचीत दो ऐसे नेताओं के बीच हो रही है जो एक दूसरे की जरूरत भी है और एक दूसरे की सीमाएं भी जानते हैं। और अब वापस आते हैं उस शब्द पर जो मैंने शुरुआत में बोला था, यानी हेजेमनी पर। जब शी जिनपिंग वर्चस्ववाद का विरोध करने की बात करते हैं तो यह केवल एक शब्द नहीं होता, यह एक राजनीतिक संकेत होता है। कूटनीति में अक्सर देश वह नहीं कहते जो वे सीधे कहना चाहते हैं, वे संकेत देते हैं। और चीन की रणनीतिक शब्दावली में हेजेमनी का अर्थ अक्सर अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था की आलोचना के रूप में देखा जाता है। यानी संदेश छोटा था लेकिन सुनने वालों की सूची बहुत लंबी थी। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया कोई नया सैन्य गठबंधन बना रहे हैं? सोशल मीडिया पर अगर उत्तर पूछेंगे तो 5 सेकंड में मिल जाएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है, लेकिन वास्तविक दुनिया इतनी सरल नहीं होती। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि नेटो जैसी कोई नई औपचारिक सैन्य संरचना बन रही है। लेकिन जो बन रहा है वह उससे कहीं अधिक जटिल है और शायद कहीं अधिक प्रभावशाली भी। दोस्तों, दरअसल दुनिया धीरे धीरे अब एक बहुध्रुवीय व्यवस्था बन चुकी है। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर देश हर मुद्दे पर एक ही खेमे में खड़ा नहीं होता। रूस और चीन सहयोग करते हैं, उत्तर कोरिया और रूस करीब आए हैं। चीन और उत्तर कोरिया की अपनी एक संधि है, लेकिन तीनों के हित पूरी तरह समान भी नहीं है। और यही आधुनिक भू राजनीति का सबसे दिलचस्प पक्ष है। और अगर इसे और सरल भाषा में समझे तो स्थिति कुछ ऐसी है कि हर खिलाड़ी एक ही शतरंज की बिसात पर बैठा है, लेकिन हर कोई अलग अलग खेल खेल रहा है। और मजेदार बात यह है कि सभी खुद को ग्रैंड मास्टर समझते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि इस शतरंज में मोहरे भी परमाणु शक्ति हैं। इसलिए यह गलत चाल की कीमत केवल मैच हारना नहीं हो सकता। आपको बताते चले कि इस पूरी कहानी में एक और पहलू है। आज अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। दूसरी ओर चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच भी संवाद बढ़ रहा है। हालांकि यह दो औपचारिक सैन्य गुटों की कहानी नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि एशिया का रणनीतिक परिदृश्य अब तेजी से बदल रहा है और इसी बदलते परिदृश्य में शी जिनपिंग की यात्रा महत्वपूर्ण बन जाती है।